अस्सलाम वालेकुम क्लास आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पर। ठीक है, अब हम आज के टॉपिक से स्टार्ट कर देंगे PL/SQL प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो PL/SQL प्रोग्रामिंग के अंदर हम सबसे पहले जो है वो इफ स्टेटमेंट्स देख लेंगे, केस देख लेंगे, केस किस तरह से वर्क करता है। उसके बाद हम देख लेंगे आइटरेटिव स्ट्रक्चर्स, और उसके बाद हम देखेंगे आइटरेटिव स्ट्रक्चर्स के अंदर हम बेसिक लूप और फॉर वाइल लूप देख लेंगे। ये दो चीजें देख लेंगे। ठीक है, बेसिक लूप हमारा बेसिकली जो है वो डू वाइल लूप का ऑल्टरनेट होता है। हम ये देख लेते हैं अभी कि हमारे पास ये किस तरह से वर्क करता है। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं क्लास, मैंने असल में आप लोगों के लिए इस दफा क्या किया है, जिस तरह से लास्ट मैं पहले आप लोगों को कोड कर करके दिखाई थी, तो वैसे मैंने आप लोगों के कोड के लिए एक डॉक्यूमेंट बना लिया था। जैसे मैंने व्यूज का डॉक्यूमेंट बना के आपको पहले दिखा दिया था, तो इसी तरह से मैंने एक डॉक्यूमेंट बना लिया है। और वो डॉक्यूमेंट जो है मैंने उस डॉक्यूमेंट से जो है मैं अब आप लोगों को पूरी जो आपके एग्जाम्पल्स हैं वो रन करके दिखा दूंगी, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि किस तरह से हम PL/SQL प्रोग्रामिंग में काम करते हैं। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है इफ का, बेसिक स्टेटमेंट का, ये आप देख लें वही सेम हमारी जो प्रोग्रामिंग के अंदर होता है, इफ देन एल्स। लेकिन इसमें एक काम हम लोग जो करते हैं, इस एक्स्ट्रा जो काम करना होता है हमें, वो ये करना होता है कि जब हम इफ यूज कर रहे होते हैं, नेस्टेड इफ यूज कर रहे हैं अगर हम, तो क्लास उसमें हम क्या करते हैं, हम इफ यूज करते हैं, उसकी कंडीशन बताने के बाद फिर एल्स के अंदर जब हम कंडीशन बताते हैं, फिर उसके अंदर एल्स में हमने वापस एक और इफ यूज, तो हम जितने इफ यूज करेंगे उतने ही हम क्या कर देंगे, यहाँ पर एंड इफ करेंगे। ठीक है, हम अपने कोड में जितने इफ यूज करेंगे उतने ही हमें एंड इफ करने पड़ेंगे। ये बात आप याद रखिएगा। ये तो बिल्कुल मतलब इस बात को तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि इफ, एल्स, एक्शन और एंड इफ। इफ अगर स्टार्ट किया है हमने PL/SQL प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंगली, तो हम उसको एंड लाजमी करेंगे। ठीक है, इसी तरह केस हो गया। केस में हम लोग सिर्फ एक ही दफा जितने भी अपने केसेस हैं वो हम पहले कोडिंग में क्या किया करते थे, केस 1, केस 2, केस 3 बता दिया करते थे ना। अब हम इस तरह से नॉर्मल प्रोग्रामिंग के अंदर हम इस तरह करते थे, लेकिन PL/SQL प्रोग्रामिंग के अंदर हम केस का कीवर्ड एक ही दफा यूज करते हैं। उसके बाद हम व्हेन n=1, n=2, n=3, यानी कि जो भी हमारा वेरिएबल हमने डिक्लेयर कराया हुआ, तो उस वेरिएबल के अकॉर्डिंगली अपनी कंडीशंस और एक्शंस बताते जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम केस को एंड भी एक दफा ही करते हैं। ठीक, ये तो हो गई जी एक सिंपल सी बात। अब मैं आप लोगों को जरा दिखा देती हूँ प्रोग्राम, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि क्या है ये। इफ स्टेटमेंट का एक प्रोग्राम लिखा है, सही है, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, डिक्लेयर का जो कीवर्ड है उसमें हम डिक्लेयर करते हैं। अब हमने ये डिक्लेयर किया है, अब हम डिक्लेयर करवा रहे हैं अपने वेरिएबल्स को। डिक्लेयर बिगिन, ठीक है, ये जो डिक्लेयर है बिगिन है, और ये एंड, ये तीन चीजें तो आप याद रखिएगा। जो डिक्लेयर है इसके अंदर हम अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कराते हैं, लेकिन डिक्लेयर ऑप्शनल होता है। ठीक है, कभी कभी हमारे पास कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर्स हैं, आइटरेटिव स्ट्रक्चर्स हैं, जिनके अंदर हम अपना डिक्लेयर अगर नहीं भी करवाएं, तो हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर के कीवर्ड की अंडर अंडर द अम्ब्रेला ऑफ डिक्लेयर नहीं करवाएं अगर वेरिएबल्स, तो भी हम उसमें आराम से वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, डिक्लेयर ऑप्शनल चीज है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं डिक्लेयर कैसे किया जा रहा है, और हम देखेंगे कि अभी ये बाकायदा ये एक सिंटेक्स जो लिखा हुआ है ये क्या कह रहा है, ये भी हम देखते हैं। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि ये जो डिक्लेयर है और ये जो बिगिन का वर्ड है, कीवर्ड है, यानी कि फर्स्ट लाइन पर जो फोर्थ लाइन पे आपके पास ये जो कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं, इवैल्यूएशन के लिए हम कोई भी एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं, कोई भी एक्शन कर रहे होते हैं, फंक्शन कॉल कर रहे होते हैं, तो वो हम बिगिन के अंदर कर रहे होते हैं। और एंड जो है वो इस पूरी प्रोग्रामिंग का एंड कर रहा होता है, इस पूरी प्रोग्रामिंग को एंड कर रहे होते हैं जब हम। तो ये बिगिन के साथ जब भी हम बिगिन करेंगे तो हम एंड भी करेंगे। ठीक है, तो ये तीन बेसिक चीजें आपकी, ये तो आप अपने बिल्कुल माइंड में फिक्स कर लें कि डिक्लेयर होगा PL/SQL प्रोग्रामिंग के अंदर, बिगिन होगा और एंड होगा। एंड के बाद फिर जब हम ये बैक स्लैश डालेंगे तो हमारा जो भी हमारा आउटपुट होगा वो हमें शो हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं डिक्लेयर के अंदर हमने एक जे लिखा, जे एम्प्लॉय डॉट जॉब परसेंटेज टाइप। अब ये वाला जो लाइन है ना क्लास, ये कह रही है, इस लाइन में हम क्या बेसिकली कह रहे हैं, इस लाइन में हम ये कह रहे हैं कि एक जे वेरिएबल डिक्लेयर कर दो, एम्प्लॉय के टेबल में जाओ। अब उसकी डेटा टाइप बता रहे हैं ना हम,
हमें क्या होता है, हम अपनी प्रोग्रामिंग की बात अगर की जाए तो हम क्या करते हैं, इंट सॉरी गाइस, अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें तो हम क्या करते हैं, इंटेजर जे, फ्लोट जे, फ्लोट आई, इस तरह अपनी डेटा टाइप के साथ अपना वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करे होते हैं। तो हमने यहाँ पर वो किया है, एक जे डिक्लेयर किया है, ठीक है। अब जे यहाँ पर क्या है, एक वेरिएबल का नाम है। उस वेरिएबल के नाम के अकॉर्डिंगली अब हम देखें तो imp डॉट जॉब, अब हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय के टेबल में जॉब, और जो जॉब है ना, जॉब का जो कॉलम है उस टाइप का ये डेटा जो वेरिएबल है डिक्लेयर कर दो। जॉब परसेंटेज टाइप, यानी कि जॉब परसेंटेज टाइप, यानी कि जो जॉब टाइप का जो हमारे पास जो जो जिस टाइप की जॉब का कॉलम है ना, जॉब कॉलम का भी ऑब्वियसली कोई ना कोई डेटा टाइप होगा ना। हम जब डीडीएल कर रहे होते हैं तो उसमें भी हम कॉलम्स जब डिफाइन कर रहे होते हैं तो हम उसमें जॉब बता रहे होते हैं ना। तो इसी तरह से हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जॉब टाइप का जो कॉलम है उसकी जो डेटा टाइप है वो जे की हो जाए। सैलरी टाइप का जो सैलरी का जो कॉलम है एम्प्लॉय के टेबल के अंदर, उस टाइप का जो डेटा, जो उसकी डेटा टाइप है वो उस टाइप का ये एस डिक्लेयर कर दो। यानी कि अब जो जॉब के अंदर है वो हम जॉब की जगह जे यूज कर सकते हैं, एस की जगह हम एस यूज कर सकते हैं। इस टाइप का हमने वेरिएबल डिक्लेयर करा दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने ये तो वेरिएबल तो हमने डिक्लेयर करा दिया उस डेटा टाइप के, अभी हम यूज नहीं कर सकते, अभी हमने सिर्फ डिक्लेरेशन कराई। अब हम बिगिन के अंदर क्या कह रहे हैं, सिलेक्ट करो जॉब को और सैलरी को, किसके अंदर, जे और एस के अंदर रिस्पेक्टिवली। जॉब चला जाएगा किसमें, जे में, और सैलरी चली जाएगी किसमें, एस में। फ्रॉम ईएमपी, एम्प्लॉय के टेबल से, जहां एम्प्लॉय नंबर क्या है 7369, ठीक है। अब फ्रॉम ईएमपी वेयर एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू 7369, 7369 एम्प्लॉय नंबर है। इसका जो इसमें जो जॉब और जो था सैलरी थी वो कहाँ आ गया, अब जे और एस में। तो अब हम सिंपली क्या कर सकते हैं, जे और एस को यूज कर सकते हैं अपनी कंडीशन को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। अब बेसिकली क्लास ये मैंने जो है आपका टास्क नंबर 1 था ना, जो पीएलएसक्यूएल प्रोग्रामिंग का जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का आपका जो टास्क नंबर 1 था, ये मैंने उसी को उसी टास्क को सॉल्व किया है, उसी टास्क का एक पार्ट सॉल्व किया है, सिंपल एक कंडीशन दी है। उसमें बेसिकली कुछ इस तरह से कहा गया था, मैं आपको अगर शो कराऊं तो आप ये देखें। आपको अगर मेरी स्क्रीन शो हो रही है तो मैं आपको शो कराती हूँ। इसमें आप देखें, जो फर्स्ट टास्क है हमारा वो ये कहता है कि एक पीएलएस को प्रोग्राम लिखें, उसमें हमें करना क्या है, जॉब अगर क्लर्क है तो कमीशन 5% कर दें, एनालिस्ट है तो कमीशन 10% कर दें, मैनेजर है तो कमीशन जो है वो 15% कर दें। तो मैंने उसी टास्क को सॉल्व किया है आप लोगों को दिखाने के लिए। अच्छा, अब आप देखें इसमें हमने क्या कहा है, जॉब अगर क्लर्क है तो कमीशन कितने परसेंट कर दो, 5। अब इसी तरह हमने सबसे पहले तो सिलेक्शन करवा ली बिगिन के अंदर, फिर हम इफ की कंडीशन दे रहे हैं। अब हम इफ की कंडीशन में कह रहे हैं, इफ जे इक्वल्स टू क्लर्क देन अपडेट एम्प्लॉय, अपडेट कर दो एम्प्लॉय के अंदर, सेट करो कमीशन को जाके क्या, 5%, ठीक है। 5% ऑफ सैलरी, 5% ऑफ सैलरी कैसे सेट हो रहा है, ये एस की वजह से, एस डिवाइड बाय 100 इंटू 5। तो 5% ऑफ सैलरी किस में आ गया, कमीशन में आ गया। अगर जॉब क्या है, क्लर्क है, जॉब नहीं है, जे, जे में हमारे पास जॉब चला गया था, एस में हमारे पास सैलरी चली गई थी, ठीक है। अब जॉब अगर क्लर्क है, जे के अंदर अगर हमारे पास क्लर्क आ रहा है तो ये कर दो एस डिवाइड बाय 100 इंटू 5, जहां एम्प्लॉय नंबर हमारे पास, एम्प्लॉय नंबर टास्क में गिवन है 7369। फिर हमने क्या कहा, एंड इफ एंड, ठीक है। एंड इफ क्या किया, एंड इफ इसको किया, इफ को पहले एंड किया, फिर एंड किया किसके लिए, बिगिन के लिए, और फिर बैक स्लैश किया। तो अब हमारे पास जो है ये प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो गया। ये तो हमारा एक प्रोग्राम था जो कि अभी मैंने आधा लिखा, अभी आपको पूरा लिखना है, ये पूरा नहीं लिखा हुआ, ठीक है। बल्कि यहाँ पे नीचे एक और भी उसका उसी से रिलेटेड एल्स इफ की एक और एग्जांपल मैंने लिखी है। आपको इसे पूरा कंप्लीट करना है। जॉब क्लर्क है, जॉब एनालिस्ट है, जॉब मैनेजर है, ये तीनों चीजें आपको इस टास्क में कंप्लीट करनी है। ये मैंने उसका सिर्फ एक पार्ट करके आपको बताया।
अच्छा, इसमें आप देखिए मैंने एल्स इफ आपको यूज करना सिखाया। अगर हम एल्स इफ यूज करते हैं, इफ के बाद अगर हम एल्स इफ यूज करते हैं, तो उसका बेनिफिट ये होता है कि हमें एंड इफ एंड इफ एंड इफ नहीं करना पड़ता बार बार। अगर हमने इफ फिर एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ करके अपनी कंडीशंस बता रहे हैं, तो हम सिर्फ एक इफ को एंड करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्ट सिर्फ एक इफ को किया होता है, जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं। अगर इफ के बाद इफ की कंडीशंस आप लगाएंगे, तो आपने जितने इफ यूज किए उतने ही एंड इफ करने पड़ेंगे आपको। अब यहाँ पर आप देखिए आप क्या कह रहे हैं, जे emp डॉट जॉब टाइप एस emp डॉट सैलरी टाइप, बिल्कुल सेम वही टाइप डेटा टाइप्स की आपने डेटा टाइप डिक्लेयर कर दी, बिगिन कर दिया और आपने सिलेक्शन करवा ली। अब जे इक्वल टू क्लर्क, देन अपडेट हो जाए कमीशन 5%, वेयर एम्प्लॉय नंबर इज दिस। एल्स इफ जे इक्वल टू मैनेजर है तो अपडेट हो जाए एल्स इफ जे इक्वल्स टू मैनेजर है अगर, तो अपडेट हो जाए कमीशन 10%, जहां एम्प्लॉय नंबर ये है। अब यहीं पर आपको एक लाइन और ऐड करनी है, एल्स इफ जे इक्वल्स टू एनालिस्ट, तो कमीशन सेट कितना हो कर देना है आपको 15%, और फिर आपने एंड इफ करवा के एंड करा देना है, तो आपका फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका एक प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड है। अब अगर हम देखें क्लास कि क्या ऐसा हुआ भी है 5% और 10% जो मैंने आपको कह रही हूँ कि मैंने करवाया है, तो क्या वाकई ऐसा हुआ है? तो उसके लिए हमने क्या किया है, अगर आपको मेरा डॉक्यूमेंट सही से विजिबल नहीं है तो मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आपको विजिबल हो। ये देखिए, अब हमने क्या किया है, थोड़ा सा और सेट लाइन साइज 100 से क्या होगा, ये पूरा टेबल मुझे एक ही लाइन में, वैसे कभी आप लोगों ने जब सिलेक्शन जब आप करवाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। जब मैं आपको वो करवाती हूँ, जब आप डिस्प्ले कराते हैं अपना टेबल, तो डिस्प्ले कराने के बाद टेबल आपके पास क्या हो रहा होता है, आपके पास टेबल जो है वो एक ही एक लाइन एक ही तरह से बिल्कुल डिस्प्ले नहीं हो, तो कॉलम्स अलग अलग डिस्प्ले, एम्प्लॉय नंबर के नीचे ही आपका डिपार्टमेंट नंबर आ जाता है, डिपार्टमेंट नंबर और एम्प्लॉय नंबर, मतलब आपकी विड्थ कम पड़ रही होती है स्क्रीन की ना। तो आप सेट लाइन साइज कर दें, सेट लाइन साइज 100, मेरा 100 पे भी हो जाता है सेट, अगर आपका 100 पे नहीं हो रहा तो आप 200 300 कुछ भी कर सकते हैं। लाइन साइज सेट कर दिया करें ताकि आपका टेबल जो है आपको पूरी एक ही तरह से पूरा टेबल टेबल की फॉर्म में शो हो जाए। ऐसा ना हो कि कोई ये जो डिपार्टमेंट नंबर का अक्सर ऐसा होता है कि डिपार्टमेंट नंबर का जो लास्ट कॉलम है वो हमें कहाँ शो होता है, एम्प्लॉय नंबर के नीचे, एम्प्लॉय नंबर और उसके नीचे ही फौरन लिखा होता है डिपार्टमेंट नंबर, और 1001 उसके नीचे लिखा हुआ होता है 20, 7369 उसी के नीचे लिखा हुआ होता है 30। तो इस तरह से आपको ना शो हो, उसके लिए आप ये कर सकते हैं, सेट लाइन साइज 100। अच्छा, अब मैंने क्या करा है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ईएमपी करा है। अब 7369 में जाके हमने कमीशन सेट किया था 15%। और वो तो सेट हुआ हुआ आया ही नहीं है इसके अंदर, 7396 के अंदर ही जाके किया था ना, 7369, 7369। इफ जॉब इक्वल्स टू क्लर्क, तो सेट हो जाए क्या 800। अच्छा, ये हो गया हमारे पास सेट कमीशन 800, सैलरी सेट हुई है, ये तो कमीशन में तो सेटिंग नहीं हुई। मैनेजर, तो ये हो जाए, अच्छा चलो ये मैं देखती हूँ क्लास की ये क्या इशू है, लेकिन इससे इशू आना नहीं चाहिए था, वैसे इससे यहाँ पे कमीशन सेट होना चाहिए था, पर मैंने पता नहीं क्या आउटपुट इसका लिया है। खैर ये आप लोग करके देखिएगा, अगर आप लोगों के पास भी ये इशू आ रहा है तो मुझे बताइएगा। वैसे ये सेट हुआ है कमीशन यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने शायद इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लिया है या कुछ गड़बड़ तो मैंने की है जिसकी वजह से ये आ रहा है, लेकिन ये हम देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन में। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं बेसिक लूप। अच्छा अभी पहले आप, हाँ बेसिक लूप में हमारे पास क्या होता है, मैंने आपको बोला ये तो हमारे हो गए कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और अब हम देख लेते हैं आइट्रेटिव स्ट्रक्चर्स। आइट्रेटिव स्ट्रक्चर्स के अंदर हमारे पास बेसिक लूप आ जाता है। बेसिक लूप जो हमारा डू वाइल लूप की तरह ही काम कर रहा होता है, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है वाइल लूप, और हमारे पास आ जाता है फॉर लूप, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले बेसिक लूप का सिंटेक्स देख लेते हैं।
ठीक है, बेसिक लूप हमारा किस तरह से काम कर रहा होता है, डू वाइल की तरह काम कर रहा होता है, जैसे कि डू वाइल काम कर रहा होता था, बिल्कुल वैसे ही हमारा बेसिक लूप वर्क कर रहा होता है। हमने डिक्लेयर करवाया ए, हमारा वेरिएबल है ए, ठीक है, नंबर इक्वल्स टू 1। अब हमने क्या कह दिया, उसकी डेटा टाइप क्या है, नंबर है, ठीक है, ये हमारा कुछ नंबर इक्वल्स टू 1, ये हमारा जो है ना डेटा टाइप डिफाइन करने का PL/SQL प्रोग्रामिंग में तरीका। ए, अब हमारे पास एक इंटीजर डिफाइन हो गया, डिक्लेयर हो गया। बिगिन किया लूप को, आपको याद होगा डू वाइल के अंदर हम लोग कंडीशन दे रहे होते थे सबसे एंड में, ठीक है, वाइल के अंदर जाकर जो वाइल की कंडीशन, तो यानी कि एक दफा एटलीस्ट वंस ये लूप रन करता ही करता था, उसके बाद जाके कंडीशन चेक होती थी, कंडीशन चेक होने के बाद जाके हमारे पास चेक होता था कि चला है या नहीं चला, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू है या नहीं है, ये चेक होता था, चला या नहीं, ये नहीं, कंडीशन ट्रू है या नहीं है, ये चेक होता था। तो अब हम देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है। अच्छा, ये जो चीज है ना क्लास, अब ये देखें गौर से, यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हो रहा है, DBMS_output डॉट पुट लाइन। अच्छा, यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले आपने वेरिएबल डिक्लेयर करा दिया, फिर बिगिन लिखा, फिर लूप लिखा, ये सब कीवर्ड्स हैं, बिगिन और लूप। अब आप लिखेंगे फिफ्थ लाइन में क्या, DBMS_output डॉट पुट लाइन। आपने क्या कहा कि मुझे, जैसे आप यहाँ पर लिखते थे ना, अगर जावा की बात की जाए तो जावा में आप लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं जावा में आप लोग, कंसोल डॉट राइट लाइन, है ना, ये लिखते हैं ना आप, कंसोल डॉट राइट लाइन। सी प्लस प्लस की बात की जाए तो आप सी आउट लिखते हैं, और सी की बात की जाए तो आप लिखते हैं प्रिंट एफ। इस तरह से आपको जो है प्रिंट कराने के लिए PL/SQL प्रोग्रामिंग में लिखना पड़ता है DBMS आउटपुट डॉट पुट लाइन। बेसिकली ये है क्या, ये जो ऑरेकल है ना उसमें एक पैकेज है, ऑरेकल के अंदर एक पैकेज है DBMS अंडरस्कोर आउटपुट का, ठीक है, DBMS अंडरस्कोर आउटपुट का एक पैकेज है ऑरेकल के अंदर, जो कि कंसोल पे राइटिंग के काम आता है, ठीक है, जैसे जावा में जैसे कंसोल डॉट राइट लाइन एक पैकेज होता है ना जो राइटिंग के काम आता है, तो इसी तरह से हम लोग कंसोल पे राइटिंग के लिए कौन सा पैकेज यूज करते हैं, DBMS का, DBMS अंडरस्कोर आउटपुट। अब ये जो डॉट पुट लाइन का फंक्शन है ना, डॉट पुट लाइन, ये क्या करता है, ये फंक्शन जो है वो इनक्लोज है DBMS अंडरस्कोर आउटपुट के पैकेज का, जो सिर्फ स्ट्रिंग कैरेक्टर जो है ना इनपुट लेता है और हमें जो है वो करता है, इनपुट लेके हमें अपने कंसोल पे हमें आउटपुट दिखाता है। एक मिनट में जरा चार्ज पे लगा लूं लैपटॉप। ठीक है, अच्छा सॉरी क्लास, ये आप लोगों को बीच में थोड़ा सा वेट करना पड़ा, असल में अगर मैं चार्जर ना लगाती लैपटॉप ऑफ हो जाता। अच्छा जी, ये DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट लाइन आपको समझ में आ गया। DBMS डॉट अंडरस्कोर आउटपुट एक पैकेज है जो इस फंक्शन को यूज करे, आपको कंसोल पे राइटिंग के लिए ये यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो हम कंसोल पे राइटिंग के लिए इसे यूज करते हैं। अभी हम कह रहे क्या है यहाँ पर, बैरियर यूनिवर्सिटी प्रिंट हो जाए। अब कितनी दफा बैरियर यूनिवर्सिटी प्रिंट हो जाए, हम ये बोल रहे हैं। अब क्या हो रहा है, अब ये जो ए कॉलन इक्वल्स टू A+1 टर्मिनेटर, जो ये वाली लाइन है, अब ये वाली लाइन क्या कह रही है, लूप का जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था उसका इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पर आइट्रेशन के साथ साथ ना, जैसे ही आपकी आइट्रेशन होंगी, ये व्हेन a इज लेस देन 10, ये इंक्रीमेंट हो रहा है ना a के अंदर, A+1। आपको याद होगा हम लोग जब लूप लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले इनिशियलाइज कराते हैं, फिर कंडीशन देते हैं, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं ना, तो यहाँ पर यही हुआ है कि लूप लिखा है, लूप स्टार्ट किया है, तो हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज करा है सबसे पहले,
इनिशियलाइज कराने के बाद हमने वेरिएबल को क्या कहा है, अब हमने वेरिएबल का इंक्रीमेंट किया और फिर हम कंडीशन देंगे, क्योंकि ये डू वाइल लूप की तरह काम करते हैं, बेसिक लूप जो है। उसके बाद हमने क्या कहा, एंड लूप, और ये एंड हो गया। तो अब ये हमारा जो है स्टोर प्रोसीजर, प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड, ये हमारा बेसिक लूप वर्क कर रहा था। अच्छा, अब हमें हमें अब क्या हुआ कि अब हमें यूं तो नहीं, हमने तो प्रिंट कराया था बैरियर यूनिवर्सिटी को, तो अब हमें कुछ इस तरह से तो आउटपुट नहीं आना चाहिए था। हमारा आउटपुट तो बैरियर यूनिवर्सिटी बैरियर यूनिवर्सिटी बैरियर यूनिवर्सिटी इस तरह से लिखा हुआ आना चाहिए था। हम प्रिंट करा रहे थे कंसोल पे, राइटिंग के लिए हमने पैकेज भी सही यूज किया था और हमारा कोई एरर भी नहीं आया, प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे क्लास, अब हमने क्या किया है, सेट सर्वर आउटपुट ऑन किया है। ठीक है, अब ये जो सेट सर्वर आउटपुट ऑन किया ना, इससे आउटपुट डिस्प्ले होगा। ये प्री रैक है, ये हमारा जो है ना प्री रिक्विजिट है। ये अगर कुछ कंसोल पे राइट करना होगा ना, तो हमें इस सर्वर को ऑन करना पड़ता है। तो हम इस सर्वर को ऑन करेंगे पहले, और फिर जब हमने इस वाले काम को दोबारा किया, ये देखो बिल्कुल सेम वही काम है, मुझे दोबारा लिखना, मैं लिखना भूल गई थी, और अच्छा हुआ कि मैं लिखना भूल गई थी, तो तुम लोगों के लिए भी मुझे वो याद रहा कि मुझे तुम लोगों को भी स्क्रीन शॉट लेके दिखाना है कि सेट सर्वर आउटपुट। देखो अभी मैंने यही वाला काम किया, तो मुझे क्या कह रहा है, प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अब सेम यही लूप मैंने रिपीट किया सर्वर ऑन करने के बाद। तो अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है मेरे पास, वेरी यूनिवर्सिटी वेरी यूनिवर्सिटी वेरी यूनिवर्सिटी, और उसके बाद कह रहा है प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो मेरा जितनी दफा लूप चल रहा था, उतनी दफा, जब तक लूप एंड नहीं हुआ उतनी टाइम हमारे पास वेरी यूनिवर्सिटी प्रिंट हुआ आया है। ठीक है, ये देखो वेरी यूनिवर्सिटी 10 टाइम प्रिंट होकर आ गया। क्यों? क्योंकि हमारा लूप एंड नहीं हुआ, जब लूप एंड हो गया 10 टाइम के बाद ना। इसी इसी तरह यही काम अगर हम वाइल लूप के साथ करें, सेम वही काम है बस क्या किया है, वाइल की कंडीशन हम लोग पहले बताते हैं, कंडीशन पहले चेक हो रही होती है वाइल के अंदर। तो हमने यहाँ पर भी यही किया, इनिशियलाइज होने के बाद कंडीशन चेक की, फिर लूप के बाद हमने यही काम किया, फिर a+1 हमने इंक्रीमेंट किया, एंड लूप किया, एंड बिगिन को एंड किया। तो हमारे पास ये काम, सर्वर ऑन था पहले से, इसलिए हमारे पास आउटपुट आता गया। अब हम अगर करते हैं ये काम फॉर लूप के साथ, अब मैंने आपको स्टार्ट में, इसी लेक्चर के बिल्कुल स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था क्लास के डिक्लेयर जो है वो ऑप्शनल है। ऐसा ही है ना, डिक्लेयर मैंने आपसे कहा था ऑप्शनल है, तो हमने यहाँ पे डिक्लेयर नहीं कराया, हमने डायरेक्ट बिगिन से काम किया है। अब जब हम डायरेक्ट बिगिन से काम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फॉर के लूप में बेसिकली डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि डेटा टाइप इनके कीवर्ड के बाद जो है, जो भी लिखा है ना वो बताएगा। यानी कि जो इनके की डेटा टाइप है ना, जो इनका जो कीवर्ड है फॉर के अंदर, जो हमारे पास ए लिखा है फॉर ए, और इनका जो कीवर्ड है उसके बाद जो भी लिखा है ना वो डेटा टाइप बताएगा। जैसे फॉर ए इन 1 से लेकर 10 तक मैंने ये 1.10 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है कि ये बता रहा है कि ये एक इंटीजर या न्यूमेरिक डेटा टाइप है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम a.z लिख देते तो इसका मतलब है क्या, बताता है कि एक कैरेक्टर है। अब लूप स्टार्ट किया, फिर dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट लाइन, बैरियर यूनिवर्सिटी सेम वही काम किया हमने, फिर एंड लूप, फिर एंड कर दिया। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये हमारे पास लूप का इनिशियलाइजेशन हो गई। ठीक है, ये इनिशियलाइजेशन के साथ साथ कंडीशन भी हमने बता दी, 1.10 यानी कि 1 से स्टार्ट हो और 10 तक चले। ए जो है वो 1 से स्टार्ट हो और 10 तक चले, ये कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, 1 से 10 तक चले, ए की कंडीशन, यानी कि ए 1 लेस देन इक्वल टू कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, 1 to 10 लिख दिया हमने डायरेक्ट। अब ए जो है वो 1 से स्टार्ट होगा और ए 10 तक चलेगा और इंक्रीमेंट होता जाएगा ए के अंदर। dbms आउटपुट और एंड लूप हो गया एंड। अब हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर वेरी यूनिवर्सिटी 10 टाइम्स लिखा हुआ आ गया। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई ऐसा कोई प्रोग्राम में आपका जो लिखा हुआ आ जाए, एसक्यूएल प्रोसीजर सक्सेसफुली नॉट सक्सेसफुली कंप्लीटेड या इनकम्प्लीट, या आपको एरर समझ में नहीं आ रहा अपने कोड के अंदर, तो आप शो एरर करके एक क्यूरी रन कर सकते हैं, शो एरर। तो वो आपको यहाँ पर एरर्स दिखा देगा।
वैसे तो बेसिकली जब आपका एरर आता है तो ये खुद ही बता देते हैं कि फला फला लाइन में आपके पास एरर आ रहा है, लाइन नंबर 5 में, लाइन नंबर 4 में, वो खुद ही एरर बता देता है। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा नहीं होता तो आपको जो है शो एरर से पता चल जाएगा कि क्या एरर है। ठीक है, यहाँ तो हमारे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हो गए कंप्लीट। आइटरेटिव स्ट्रक्चर्स भी हमने तीनों देख लिया और कंट्रोल स्ट्रक्चर भी हमने देख लिया। इसका केस मैंने आपको नहीं बताया, केस के अंदर सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड ही चेंज होना था, इसलिए केस आपको मैंने नहीं बताया। केस की पूरी पूरी डिटेल्ड एग्जांपल जो है वो आपके मैनुअल के अंदर है। आप लोगों को अगर किसी को केस यूज करना हो तो वो आप वहां से देख सकते हैं। आप लोग ऊप में वैसे भी केस वेस और ये सब पढ़कर आए हुए, बेसिक चीज थी जो आपको मैंने बतानी थी वो बता दी। अच्छा, अब मैं आपको अगर क्या क्लास आप लोगों को याद होगा कि हम लोग जब कोडिंग करते थे तो हम लोग अगर साथ में सी आउट में अपने वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट कराना चाहते थे तो हमारे साथ, अगर जैसे कि फॉर के लूप में हमने 1 से लेकर, अभी जैसे हमने यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक वेरिया यूनिवर्सिटी प्रिंट किया है, तो मैं चाह रही हूँ साथ में यहाँ पर वेरिएबल की साथ साथ वैल्यू भी प्रिंट होती जाए कि अगर ए 1 था तो वेरिएबल 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टाइम साथ साथ 1 2 10 भी प्रिंट होता जाए ना, 1 2 सीरियल नंबर की तरह। जैसे अगर मैं सीरियल नंबर प्रिंट कराना चाहती हूँ तो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराऊंगी साथ साथ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। देखें, हमने क्या किया है, सिर्फ इस लाइन के अंदर हमने चेंज किया है ए, और ये जो पाइपलाइन का जो वो था ना होता है सिंबल होता है बैक स्लैश के ऊपर, मेरे कीबोर्ड पे तो बैक स्लैश के ऊपर है, आपके कीबोर्ड पे पता नहीं कहाँ पर होगा, लेकिन ये पाइपलाइन वाला जो हमारा सिंबल होता है ये वो सिंबल। ठीक है, अब वो 2 दफा हमने वो प्रेस किया ए, और फिर उसके बाद हमने लिखा है प्रिंट। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये क्या हो गया, हमारे पास 1 इक्वल्स टू प्रिंट, ये आ गया 1 इक्वल्स टू प्रिंट। अब यहाँ पर अगर हम लोग लिख देते, आप करके देखिएगा, ए पाइपलाइन इक्वल्स टू बैरिया यूनिवर्सिटी, तो अब यहाँ पर क्या आ जाता है, 1 इक्वल्स टू बैरिया यूनिवर्सिटी, 2 इक्वल्स टू बैरिया यूनिवर्सिटी, 3, क्योंकि ए में हमारे पास जैसे जैसे इंक्रीमेंट होता जाता वैसे वैसे हमारे पास वैल्यू प्रिंट होती जाती ए की, तो हमारे पास ये चीज आ जाती है। अब करके देखिएगा आपके पास वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, तो आज की टास्क में आप लोगों को यही देखना है आज के लैब में। अब टास्क देख लेते हैं, टास्क में आप लोगों ने क्या करना है। सबसे पहला टास्क तो आपको समझ में आ ही गया होगा। सेकंड टास्क में आपको बेसिक लूप यूज करना है और प्रिंट कराना है मल्टीप्लिकेशन टेबल फ्रॉम 2 to 10। ईच टेबल मस्ट बी प्रिंटेड फ्रॉम 1 to n। वेरी वेरी सिंपल, सिर्फ आपको लॉजिक लगानी है और आपको बेसिक लूप यूज करना आता है। Write a PLSQL program using while loop to display all department number, department name and location from DEPT table, assuming the difference between department number is 10। ठीक है, while का लूप आपको यूज करना आता है और लॉजिक आपने सोचनी है कि क्या हो सकती है। Write a PLSQL program using for loop। for का लूप भी आपको यूज करना आता है to insert 3 new department in the department table। New department numbers should have a difference of 10 between them and must be greater than the existing maximum department in table, department table। ठीक है, अब आपको क्या है, फॉर का लूप भी यूज करना आता है और आपने 3 डिपार्टमेंट नंबर इंसर्ट कराने हैं। उसकी लॉजिक आपने खुद सोचनी है कि क्या लॉजिक हो सकती है। बाकी PLSQL प्रोग्रामिंग आपको करनी आती है उसकी, कि प्रोग्रामिंग क्या है। आई होप आप लोगों को आज की लैब में कोई इशू नहीं होगा, लेकिन फर्दर भी आपको कोई इशू होता भी है तो आप मुझसे क्वेश्चन आंसर सेशन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू क्लास।